तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th फिजिक्स से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है उसका नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू। यस, समझिएगा चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, ठीक है ना, ग्लास प्रिज्म। तो कुछ इस तरह की कहानी है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यही समझने वाले हैं कि यार प्रिज्म जो होता है वो क्या होता है। तो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो एक कुछ इस तरह का मेरे पास प्रिज्म है ना। आप लोगों ने पहले भी कहीं ना कहीं देखा ही होगा ये अपने स्कूल के बेसिकली फिजिक्स लैब में। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रिज्म तो होता कुछ इस तरीके से है और ये बना होता है बेसिकली किसका, ग्लास का, राइट। इसीलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे ग्लास प्रिज्म। अब ये जो हमारा प्रिज्म होता है उसमें बहुत सारे हमें टर्म्स अभी क्लियर आउट करने हैं, वो अभी हम आपको करवाएंगे, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। साथ ही आपको ये जानना है कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है और साथ ही उसमें कितने तरह के आपके पास प्रिज्म होते हैं। तो आओ यार फटाफट बता देते हैं हम आपको कि कितने तरह के प्रिज्म जो आपके पास देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यही टॉपिक कवर करते हैं। तो एक नंबर में होता है इक्विलेटरल प्रिज्म, ठीक है ना, इक्विलेटरल प्रिज्म। तो इसको आप लगभग कह सकते हो कि इक्विलेटरल प्रिज्म है, ठीक है ना। पूरा ही कह लीजिए इक्विलेटरल प्रिज्म है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहे हैं ना वो इक्वल साइड्स के हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे जितने भी ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना वो क्या आपके पास इक्वल साइड्स के हैं, इक्वल साइड्स के कुछ इस तरीके के फॉर्म होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है राइट एंगल प्रिज्म, राइट एंगल प्रिज्म। और तीसरा होता है आपके पास राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म, आइसोसेलेस प्रिज्म, जिसको हम पोरो प्रिज्म के नाम से भी जानते हैं। पोरो प्रिज्म के नाम से हम जानते हैं। समझ में आ गई इतनी बात। जनरली हम क्या करने वाले हैं, इक्विलेटरल जो प्रिज्म है उसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, इक्विलेटरल प्रिज्म। तो इक्विलेटरल प्रिज्म साथ ही इनके बारे में भी हम थोड़ा आपको आइडिया जो है वो ज़रूर देने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। आइए तो एंगल ऑफ प्रिज्म को समझाते हैं। उसके बाद हम आपको लेकर जाएंगे इसके रे ऑफ डायग्राम पे। तो रे डायग्राम पे डायरेक्टली आते हैं, फिर तो हम बनाते ही रहेंगे वैसे भी यहाँ पे सारे टाइप्स के एंगल को। तो मान लेते हैं एक इंटरफेस जो कुछ आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। थोड़ा सा बड़ा ही बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर आउट हो, समझ में आए, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास। अब इसमें किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है वो आपको समझना है। तो आइए फटाफट हम आपको समझा देते हैं कि रिफ्रैक्शन जो है वो किस तरीके से होने वाला है। तो आपको समझना है कि इधर से इंसिडेंट रे आ रहा है, कुछ ना कुछ एंगल पे फॉल कराना है। समझ में आ गई नहीं इतनी बात। इस तरह से कुछ ना कुछ एंगल पे फॉल कराना है। आप इसको और इसको भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, इस वाले साइड और इस वाले साइड को आप भूल जाएं। अब क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाली साइड दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इस वाले साइड पे जिस तरह से आप एक इंटरफेस समझते थे ना वैसे ही समझेंगे। ये आपके पास एक इंटरफेस है, ये ऐसे आया, उसके पहले हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक नॉर्मल बनानी पड़ेगी और फिर क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर आएंगे। रेयर मीडियम इधर हवा है, इधर ग्लास प्रिज्म का जो मीडियम है वो डेंसर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बातें हमने कर ली है ऑलरेडी, राइट। तो इधर रेयर मीडियम है और इधर आपके पास डेंसर मीडियम है। तो रेयर टू डेंसर जाएंगे तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, नॉर्मल बनाना नहीं आता उनको। तो मैं नॉर्मल आपको बनाना सिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। नॉर्मल हमेशा उस पर बनेगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगा जिस इंटरफेस पे आप क्या करवा रहे हो, फॉल करवा रहे हो। समझ में आ रही है इतनी बात। तो ये इंटरफेस आपका, ये सरफेस है, इस पर फॉल करवा रहे हो तो इस पर 90 डिग्री का एंगल कुछ इस तरीके से बन जाएगा एंड दिस विल बी योर नॉर्मल। इस वाले सरफेस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, इसके साथ परपेंडिकुलर नहीं बनाना। बच्चों की गलती बता रहा हूँ मैं आपको जो करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये वो वाली गलती नहीं दोहरानी है, ठीक है। अब आपको पहले से पता है हम रेयर मीडियम से डेंसर की ओर जा रहे हैं तो 100% मेरे को टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करना पड़ेगा। बोलिए हाँ या नहीं, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करना पड़ेगा। तो मैं इधर से रेयर से गया तो डेंसर की ओर, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर देता हूँ मैं। आओ तो यहाँ से मैं इधर ले आऊँगा। वैसे तो इसकी चलिए इसकी ना वो सॉलिड बना लेते हैं। टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करा दिया मैंने कुछ इस तरीके से,
ठीक है ना। आपको लग रहा होगा ये सीधा है ऐसे नहीं देखना, इसको देखिए, इसके जाने की टेंडेंसी क्या थी, बिल्कुल इस तरह से। मैं उसको डॉटेड लाइन से बना देता हूँ, ठीक है ना। इसके जाने की जो टेंडेंसी थी वो बिल्कुल इधर को थी, लेकिन क्या ये इधर गया, नहीं गया, ठीक है। हमें किधर, इधर टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। समझ में आ गई इतनी बात, डन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार और रिफ्रैक्शन होगा, अच्छे से समझिएगा। अब आपके पास यहाँ पे एक बार फिर से रिफ्रैक्शन होने वाला है, ठीक है। चलिए, अब इस वाले रिफ्रैक्शन में ऐसी क्या खास बात होगी, खास बात बस इतनी होगी कि अब की बार ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाएगा। इधर मान लीजिए μ1 था, तो अंदर आपके पास μ2 होने वाला है, और बाहर आपके पास फिर से μ1 होने वाला है। इधर आपके पास एयर है, अंदर नो डाउट आपके पास ग्लास है, और फिर से बाहर क्या आपके पास एयर है। एयर नो डाउट आपके पास रेयर मीडियम था, है ना। ग्लास नो डाउट आपके पास डेंसर मीडियम है, और अगेन आपके पास एयर जो है वो रेयर मीडियम है। तो फिर से यहाँ पे इस वाले पॉइंट में रिफ्रैक्शन होने वाला है। अब जिस भी इंटरफेस के बाहर ये निकलने वाला है डेंसर टू रेयर, वहाँ पे सबसे पहले हमारा काम होगा एक नॉर्मल बनाने का। तो अब फिर से हम फटाफट एक नॉर्मल बनाते हैं कुछ इस तरह से, है ना। कुछ इस तरह से आप नॉर्मल बनाएंगे इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर। समझ में आ रही है बात। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, रे डायग्राम उनसे नहीं बनते हैं, अच्छे से बनाना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये 90 डिग्री का मैंने खींच दिया इस वाले लाइन के साथ, ठीक है। आगे चलिए, अब आगे अपने को क्या करने का है, फिर से अब मर्जेंट रे को बाहर निकालना है, या फिर आप ये कह सकते हैं सिंपली, या फिर आप ये कह सकते हैं सिंपली कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे आएगा इस वाले पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि इसको आप इंसिडेंट्स बोल रहे एक तरीके से, यहाँ से रिफ्रैक्टेड निकलेगा। अब क्योंकि हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जा रहे हैं, तो अब की बार क्या होने वाला है, येस ऑफ कोर्स ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाने वाला है। तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल ना बैंड होकर अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो जाएगा। इसको वैसे जाने की टेंडेंसी बता देता हूँ मैं पहले आप लोगों को। वैसे तो इसको सीधा कुछ इस तरीके से जाना चाहिए था, बट ये गया नहीं। कैसे गया भाई, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल इधर गया। बताइए भाई, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम। अब डायरेक्शन को मेंशन कर देते हैं, इधर गया, फिर इधर गया, और फिर इधर गया। चीज़ों को समझिएगा। मेरा जो मेन है, ये जो डार्क ब्लू है ना, डार्क ब्लू है ना, डॉटेड लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉलिड ब्लू की बात कर रहा हूँ। सॉलिड ब्लू वाले पाथ को फॉलो कीजिए। हमारा मेन यही टारगेट था, हमारा जो मेन टारगेट था वो सिर्फ और सिर्फ यही था। बट एक्चुअल में हमने डॉटेड लाइन से वो भी दिखाए हैं जो एक्चुअल में होना चाहिए था, बट वो डेविएट हो चुका है। अब यहाँ पे एक चीज़ की और बात करेंगे। ये जो हमारा इमरजेंट रे है, अब नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। ये आपके पास इंसिडेंट रे है, नो डाउट, ठीक है, इंसिडेंट रे है। ये चीज़ आपने ग्लास प्रिज्म में हमने आपको करवा रखा है। ये आपके पास N1 बोलो तो नॉर्मल 1 है, और ये वाला आपके पास क्या है, नॉर्मल नंबर 2 है। और इसको आप कह सकते हो एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे, एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे। समझ में आई इतनी बात। अच्छा, ये वाला, ये भी आपके पास एक्सटेंडेड कौन सा होने वाला है, इमरजेंट रे होने वाला है, बैकवर्ड के डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में। इधर अगर मैं ये इधर गया ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं पीछे की तरफ इस तरह से क्या कहता हूँ लेकर जाता हूँ बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो 100% ये ना मीट करने वाला है एक पॉइंट पे, जहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है ये इंसिडेंट रे और ये इमरजेंट रे, इन दोनों मिल रहे हैं एंगल। यहाँ पे एक एंगल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या नाम है इसका, एंगल ऑफ डेविएशन। नो डाउट इस वाले रे को इमरजेंट रे कहेंगे, पहले ही बता दिया हमने। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म में सेम ही कहानी थी, बस यहाँ पे ना डायग्राम बनाने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। फिर एंगल्स के जब नेमिंग करते हैं तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट बनाता है, उसको हम I1 के नाम से जानते हैं, देख लीजिए I1। दूसरा नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे बना रहा है उसको मैं R1 बोलूँगा, नो डाउट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्शन आप बोल सकते हो I2 और R2।
या फिर ये जो बाहर गया नॉर्मल के साथ, ये इसकी कहानी कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये इधर गया इमरजेंट रे, ये नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में ये वाला जो एंगल बनेगा उसे आप इमरजेंट रे कह सकते हैं, उसे आप इमरजेंट रे कह सकते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? डन है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे रखेंगे और इधर से देखिए हमारा नॉर्मल कौन सा है, ये वाला आया, कौन सा ये वाला। तो यहाँ पे आपके पास एक एंगल बनने वाला है जिसको आप R2 का नाम दे सकते हैं। अब बात आती है सर हमने इसको R2 का नाम क्यों दिया, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने इधर से गए तो नो डाउट ये I2 होगा, देखिए I1 R1 I2 R2 ऐसे आप कह सकते हो, नो डाउट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दिस कैन बी I2, दिस कैन बी रिटन एज I2 एंड दिस कैन बी रिटन एज R2, नो डाउट। बट एक्चुअल में जब मैं इधर से लाता हूँ, ध्यान समझ, अगर मैं इधर से लाता रे को, अगर मैं ऐसे लाता, ये वाला रिवर्स कर देता, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बताया था ना, अगर मैं ऐसे लाता तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाता, इधर ही झुकता, तो ये I1 हो जाता और ये वाला क्या हो जाता, R1 हो जाता। या फिर पहला पॉइंट हो चुका तो दूसरे पॉइंट में ये वाला I2 हो जाता और ये वाला R2 ही होता। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये पहला पॉइंट का हो चुका था, दूसरे पॉइंट के लिए I2 R2, I2 की जगह इमरजेंट एंगल का नाम दे दिया गया। बात एक ही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना। आप बेशक I2 और R2 दे दें तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है ना। बट इसको इमरजेंट एंगल कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इसको E से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद इस प्रिज्म का नाम हमने कर दिया है A, B और एक यहाँ पे C, A, B और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, यहाँ पे C कर दिया। बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, बड़ी छोटी सी चीज़ है। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पे ना जितने भी टर्म्स होते हैं ना वही आपको क्लियर करके रखने हैं, बाकी तो नॉर्मल चीज़ें, बाकी तो आपके पास नॉर्मल चीज़ें हैं। अब आपको यहाँ से एक आइडिया बन गया होगा कि जब भी मेरे पास एक प्रिज्म होता है जनरली इक्विलेटरल, तो जब भी इंसिडेंट करवाते हैं हम तो इधर जाता है फिर इधर जाता है। बोलिए हाँ, यानी ये पाथ फॉलो करके दिखाया ना मैंने आपको, ये वाला। अब इसी को मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि हाँ यार ऐसा एक्चुअल में सच में होता है ना। वैसे ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ हवा में, ऐसा सच में होता है। और उसके लिए मैं थोड़ा सा लाइट को जो है ना बंद कर चुका हूँ। ये भाई आप ना बंद हो जाओ, थोड़ा सा लाइट की ज़रूरत है, ठीक है। तो मेरे हाथ में देखिए फिर से ये आपको मालूम है, ये है ना, ये क्या है, तो आपको दिख रहा होगा इसका रे, चेकआउट करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है आपको, लेकिन इसके पाथ के ओके पर क्यों विजिबल नहीं है भाई? यार पाथ तो विजिबल होना चाहिए, है ना। थोड़ा थोड़ा सा विजिबल होगा, कोई नहीं, ये प्रिज्म में आपको दिख जाएगा, देख लीजिएगा। मेरे हाथ में एक इस तरीके से प्रिज्म है और इसमें मार रहा हूँ मैं इस तरीके से, देखिए, ये देखिए, बहुत अच्छे से नोटिस करना है आप लोगों को। एक तो ये पाथ दिखना चाहिए जो कि दिख नहीं रहा आप लोगों को। मैं ना कुछ एंगल पे फॉल करवा रहा हूँ। यार पाथ क्यों नहीं दिख रहा है? मैं इसके लाइट को जला के देखूँ क्या, तब दिखेगा शायद, है ना। अब तो और भी नहीं दिख रहा है, तो इसको बंद ही रखना पड़ेगा मेरे को। पहले तो दिख रहा था यार इसका पाथ, क्या हो गया इसके पाथ को, है ना। थोड़ा कमज़ोर सा लग रहा है ये आज तो। हाँ अब थोड़ा आपको पाथ दिख रहा होगा, है ना। सीधा लेंस में मार रहा हूँ जब दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये मेरे हाथ में है और यहाँ से मैंने इस तरीके से मारा है इसके ऊपर, इस तरीके से। तो आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा एक्चुअल में। देख लीजिए इसके पाथ को, बहुत अच्छे तरीके से नोटिस कीजिएगा। प्रिज्म के बिल्कुल बीचों बीच में से जो जा रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, जैसा कि आपको बताया। और नीचे से मैं मार रहा हूँ, मैं इसके ऊपर नीचे से थोड़ा सा मार रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उधर जाके फिर ना नीचे से निकला हुआ आपको रे, मैं समझ रहा हूँ कि आपको नहीं दिख पा रहा है इसमें, पता नहीं इसके थोड़ी सी इंटेंसिटी कम हो गई, शायद बैटरी प्रॉब्लम है। बट कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहा हूँ इसके पाथ को। थोड़ा सा कम विजिबल है आपके कैमरे में, बट यहाँ पे मेरे को प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। एग्जैक्टली जैसा मैंने अभी आप लोगों को पाथ दिखाया ना, बिल्कुल सेम पाथ को फॉलो कर रहा है ये। यस, ये बिल्कुल 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 ही सेम पाथ को फॉलो कर रहा है, इस वाले पाथ को। ऐसे मैंने मारा अभी यहाँ पे, तो ये बिल्कुल बीचों बीच में सीधी गई, उसके बाद फिर ऐसे निकल रही थी। बिल्कुल सेम यही कहानी है और कुछ भी अलग नहीं था। तो सेम यही वाली चीज़ है, इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। क्या आप लोगों को रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया? अभी इसमें हमें कुछ और चीज़ों की बात करनी है, जो होता है एंगल ऑफ डेविएशन की कहानी। अब अच्छे से देखिएगा, अब ये एंगल ऑफ डेविएशन की क्या कहानी है ना, ये वाला, ये जो है ना एंगल ऑफ डेविएशन। बस अभी फ़िलहाल हमें इसी के बारे में बात करनी है। बाकी रे डायग्राम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, ठीक है ना। रे डायग्राम अभी जितनी भी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे बताई, सारी चीज़ें के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसको मैंने बताया नहीं, यहाँ लिख देता हूँ।
एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है ना, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, हमें उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, चलिए। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये जो टाइप्स ऑफ प्रिज्म थे, तो इसमें आपने जो पाथ फॉलो करा है वो ऐसे था, फिर सीधा था, फिर सीधा था, नो डाउट, है ना, कुछ इस तरीके से बेंड हुआ था, ये वाला पाथ को फॉलो किया था। लेकिन इस वाले का अगर बात करें, एंगल पे फॉलो कराया था, सीधा गया, फिर ज़्यादा बेंड हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में ना ऐसा नहीं होता, ये वाला ऐसा है, छोटा बड़ा कोई सा भी ये साइड, ये अनइक्वल है, ठीक है ना, अनइक्वल है। तो ये रे ऑफ इंसिडेंट गया, फिर ऐसे जाएगा, सॉरी, इसमें अगर आप पास कराएंगे ना तो ये सीधा चला जाता है। अगर आप इसको पास कराएंगे ना सीधा 90 डिग्री, खैर हमेशा ही होता हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप ध्यान रखिएगा 90 डिग्री पे सीधा पास हो गया, सीधा पास हो गया। लेकिन अगर ऐसे करा है इस तरह से, तो फिर से वही वाली कहानी होती है, नो डाउट, फिर से वही वाली कहानी है। जब एंगल में फॉल कराते हैं तब 90 डिग्री में भेजते हैं तो सीधा निकल जाता है। या फिर एक और प्रोसेस होता है TIR, आगे आने वाले टाइम में हम आपको कराएंगे कि TIR भी यहाँ पे फॉल होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और आपके पास एक अगला है, इसको हम पोरो प्रिज्म के नाम से भी जानते हैं, बता दिया मैंने आप लोगों को। अगेन आपके पास, अच्छा, आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब होता है ये वाला साइड, ये साइड इक्वल है आपके पास, हाइपोटेन्यूस इक्वल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसमें भी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। आपको मेन जो चीज़ याद रखना है, वो ये वाला पोर्शन है, हमेशा इस वाले पाथ को फॉलो करने वाला है जब एंगल पे फॉलो करेंगे। 90 डिग्री वाले की केस की गारंटी नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं अब हम, ठीक है। और अगला जो पोर्शन है यहाँ पे, वो हमें देखना है कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अगर सबसे पहले हम एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर लेते हैं, है ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है किन किन चीज़ों पे, डेल्टा, है ना, किस पे डिपेंड करता है। एक नंबर पे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, बोले तो एंगल आई पे डिपेंड करता है। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि एंगल आई बढ़ेगा तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, इनके बीच में ग्राफ होता है लॉजिकली, देख मैं आपको समझाता हूँ, एक्सपेरिमेंट से निकला हुआ है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना आपको। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से निकला हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वाला आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। जब भी हम इसको बढ़ा रहे होते हैं, एंगल आई को क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऐसे बना देता हूँ, इस तरह से होता है ना। एंगल आई बढ़ा रहे हैं, वहीं पे आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन ना कम होता है। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जो कि मिनिमम पॉइंट को अचीव करता है, इसको डेल्टा एम के नाम से जानता है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर से मैं आई को बढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आपके जो ये एंगल ऑफ डेविएशन वो बढ़ना शुरू कर देता है। मतलब इसमें दोनों ट्रेंड को फॉलो किया जाता है। एंगल ऑफ डेविएशन को जब आप बढ़ा रहे हैं तो इनिशियली ये कम होता है, कौन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान से समझेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन इनिशियली कम होता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, उस टाइम पर मिनिमम डेविएट करता है, डेल्टा एम की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। उसके बाद फिर से अगर आप आई की वैल्यू बढ़ा ही रहे हो तो ये फिर से बढ़ना शुरू कर देता है। ये ट्रेंड फॉलो करता है आई के साथ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दूसरा वाला है ना, एंगल ऑफ, ये हो गया। दूसरा आपके पास है रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म, कह दीजिए एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म को आपको पता होना चाहिए, एंगल ए से बोलते हैं। जैसे एंगल ए को बढ़ा देते हैं हम, उसी टाइप से एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है मिनिमम, या फिर एंगल ऑफ डेविएशन एम क्या ही लिखो, एंगल ऑफ डेविएशन भी ना बढ़ जाता है। एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तीसरी चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या कहानी है, अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा देते हैं तो फिर से आपके पास जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो भी बढ़ जाती है। देखिए ये चीज़ें आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है ना, ये अंदर वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है, तो इसका ना जो डेविएशन होता है ज़्यादा होता है, ये ना ज़्यादा बेंड होता है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही रिफ्रैक्टेड रे ना बेंड होने वाला, ये और भी ज़्यादा बेंड होगा, और भी ज़्यादा बेंड होगा तो ये वाला ना, ये सीधा ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। जब ऐसे हो जाएगा तो ये वाला डेल्टा एम ना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन और भी ज़्यादा बढ़ जाना है। इन सब का यही कहानी है, ठीक है ना। एक अगला है नेक्स्ट वाला, जिसको हम बोलते हैं फोर्थ वाला पार्ट, जिसको बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट,
ठीक है ना। तो अगर आपने वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं नो डाउट, अगर उसको आपने बढ़ा दिया तो जो डेल्टा होगा बोले तो एंगल ऑफ डेविएशन वो कम हो जाएगा। इन्वर्सली डिपेंड करता है इस वाली चीज़ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अगले वाले वीडियो में, इस वीडियो में नहीं कर पाऊँगा, अभी मेरे को कुछ काम है, तब तक मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँगा। ज़्यादा देर का नहीं है, 20 मिनट्स के आसपास का बनाया ये वीडियो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस वाली वीडियो में मैंने आप लोग, अगली वीडियो में क्या करवाऊंगा वो चीज़ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो अगली वीडियो में आप लोगों को करवाने वाला हूँ कि जो ये जो रिफ्रैक्शन है उसके क्या एप्लीकेशन है, क्या सच में हम रियल लाइफ में उसको यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे काम आ रहा है, या फिर वैसे ही बस टाइम पास हो रहा है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से समझा दूंगा अगली वीडियो में कि किस तरीके से आपके पास ये वेवलेंथ पे ना इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है एंगल ऑफ डेविएशन, वो भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो होता है वहाँ पे रेनबो फॉर्मेशन समझाऊंगा अगली वीडियो में ना। तो रेनबो फॉर्मेशन से आपको ये वाली चीज़ और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्यों जब वेवलेंथ बढ़ती है तो एंगल ऑफ डेविएशन कम हो जाता है, ठीक है ना। हालांकि अभी भी समझा सकता हूँ बट अभी समझाऊंगा नहीं, क्योंकि अगले में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, तो टाइम ख़राब नहीं करेंगे हम अपना, ठीक है ना। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ अभी तक की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगे, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए, मिलता है अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।